लिवर की डिसीजेज क्या हैं और लिवर की आगे हमारे पास कुछ एबनॉर्मेलिटीज क्या हैं जो कि आगे हमारे पास चेंज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो हम कुछ हिस्टोलॉजी की तरफ जाते हैं कि हमारे पास हिस्टोलॉजी में हमारे पास लिवर में हमें क्या क्या चीज नजर आती है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है हेपेटोसाइट, यानी एक मेरे पास लिवर का सेल पड़ा हुआ है। ठीक है, इस लिवर के सेल्स के दरमियान यहाँ हमारे पास एक स्पेस होती है, बिल्कुल इसे हम कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी। ठीक है, फिर हमारे पास इस स्पेस ऑफ डीसी के बाद हमारे पास यहाँ पड़े होते हैं हमारे पास कुछ कुछ साइनोसाइड्स, जिसे हम कहते हैं लिवर के हमारे पास कैपिलरीज। ठीक है, जिन्होंने आगे हमारे पास चेंज होना होता है, यानी हम कहें पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के दरमियान वाला जो कनेक्शन होता है वो होता है साइनोसाइड्स। यानी हमने कहा ये हमारे पास है हेपेटोसाइट, उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास है स्पेस ऑफ डिसी, उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास है साइनोसाइड्स, फिर हमारे पास आती है क्या स्पेस ऑफ डिसी, एंड देन हमारे पास आता है फिर एक हेपेटोसाइट। यानी इस तरह से एक कनेक्शन हमारे पास होता है जब हम हिस्टोलॉजी के अंदर देखते हैं। अब होता ये है कि हमारे पास ये जो स्पेस ऑफ डिसी है ना, यहाँ हमारे पास सेल्स पड़े होते हैं आइटोसेल्स। शायद मैंने ये फिजियो में भी बताया हो। स्पेस ऑफ डीसी में यहाँ हमारे पास पड़े होते हैं सेल्स आइटोसेल्स, इसी तरह हमारे पास यहाँ पड़े होते हैं आइटोसेल्स। इस साइनोसाइड्स के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स पड़े होते हैं जिसका नाम होता है कफर सेल्स। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास जितनी भी लिवर की एसोसिएटेड डिसीजेज आती है ना, वो हमारे पास इस आइटोसेल्स की बेस पे होती है। क्योंकि ये जो आइटोसेल्स होते हैं ना, इसका काम होता है विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन करवाना, विटामिन ए को वहां जाके हमारे पास रिजॉर्ब करवाना और आगे बॉडी में फेंकना। ठीक है, अगर हमारे पास ये आइटोसेल्स नहीं ना होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती होती है। ठीक है, आपकी थी पहली बात ये। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास लिवर में डिसीजेज कौन कौन सी मेन आती है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास ये है लिवर, और हमने कहा था लिवर में हमारे पास यहाँ ड्रेन करती है पोर्टल वेन में, सारी की सारी जो वेन्स हैं वो पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। ठीक है, फिर पोर्टल वेन आगे हमारे पास करती है किधर, हेपेटिक वेन में, और हमने कहा था ये जो हेपेटिक वेन है ये आगे हमारे पास करती है किधर, इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ गया है। अगर पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाए तो हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास पिछला जितनी भी हमारे पास कनेक्शन होंगे उसमें आपको कुछ डायलेटेशन नजर आएगी, यानी हमें इसोफेजियल वेरेसिस नजर आएगा अगर वो इसोफेजियल वेन है। ठीक है, अगर हम बात करें गट की एबनॉर्मेलिटीज तो हमने कहा था जो हमारे पास सप्लेनिक वेन है, सुपीरियर मेसेंटेरिक इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन है, वो नजर आएंगी डायलेटेशन में। उसके बाद हमने कहा था पैरा अम्बिलिकल वेन है तो हमें आपको जो है ना वो कैपूट मेडुसा नजर आएगा। ठीक है, अम्बिलिकस रीजन में। यानी ये सारी एब्नॉर्मेलिटीज कब बनती है, अगर हमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए। और पोर्टल हाइपरटेंशन हमने बात की थी कि किसी भी वजह से हो सकती है। उसकी एक मेन बात ये होती है कि देखो हम कहते हैं कि एक फीमेल है या मेल है, उसको है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम कहते हैं, ये हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में भी आता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेशेंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा ओबीस होता है। जो ज्यादा पेशेंट ओबीस होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, वो जो लिवर होता है ना उस लिवर के ऊपर हमारे पास जो है ना वो फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है ना फाइब्रोसिस हो जाती है, फैटी डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ये आपके पास है फैटी लीवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये फैटी लीवर, सबसे पहले बात करते हैं कि जो फैटी लीवर है ना इसके बनने की रीजन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरियाज होते हैं वो करते क्या है, वो आपके पास अमोनिया को रिलीज करवाते हैं। ठीक है, और अमोनिया क्या करता है, अमोनिया फिर आगे हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन करवा के वो आगे एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे काम करता होता है। ठीक है, लेकिन जो लिवर होता है ना, देखो होता ये कि इंटेस्टाइनल जो गट बैक्टीरिया है वो हमारे पास अमोनिया को रिलीज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो चीजें ब्रेक डाउन नहीं हुई वो अमोनिया उसको ब्रेक डाउन करवा दे और वेस्ट प्रोडक्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनिया ने अपना काम कर दिया, अब क्या करेगा, अब जो लिवर होगा ना वो इस अमोनिया को चेंज करवा देगा हमारे पास यूरिया के अंदर। लिवर का काम क्या होता है, हमारे पास जो अमोनिया होता है ना वो उसको चेंज करवाता है किधर, यूरिया के अंदर, जो कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, यानी NH3 ऐसे हमारी बॉडीज में मेटा बनता, कैसे ये बनता, बैक्टीरिया बनाता है और मेटाबोलाइज होकर यूरिया में चला जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अब हम इधर पढ़ रहे हैं कि यहाँ फैटी लीवर बनने के क्या रीजन है। होता ये कि ये हमारे पास जो NH3 है ना, हमारे पास ये NH3 है, अगर ये NH3 की जो प्रोडक्शन है ये हमारे पास हो जाए बॉडी में बहुत ज्यादा, यानी गट के जो बैक्टीरियाज थे, इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरियाज थे, उन्होंने NH3 की प्रोडक्शन करवा दी ज्यादा। जब NH3 की प्रोडक्शन करवा दी ज्यादा और लिवर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो NH3 को यूरिया में चेंज करे, तो फिर NH3 बॉडी हमारे पास लिवर में ज्यादा होने लग जाएगा। जब NH3 हमारी लिवर में ज्यादा होने लग जाएगा तो ये लिवर में इन्फ्लेमेशन करवा देगा। दोबारा सुनना बात, मैंने आपको कहा अगर NH3 की प्रोडक्शन हो जाए ज्यादा, NH3 की प्रोडक्शन हो जाए ज्यादा, अब देखो अगर एक बंदा है वो प्रोटीन बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, इसका मतलब है उसके जो इंटेस्टाइनल सेल है वो NH3 को ज्यादा
बना रहे हैं। अगर NH3 ज्यादा बन रहे हैं तो NH3 लीवर में जाके यूरिया में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर लीवर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी NH3 लीवर में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर लीवर में हमारे पास क्या स्टेट आ जाएगी, आपकी लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, अब लीवर के अंदर होगी इन्फ्लेमेशन। अब यही जो इन्फ्लेमेशन होगी अगर तो रिकवर नहीं होती है एक्यूट और क्रोनिक में, फिर क्या करेगी, फिर ये लीवर के अंदर आपके पास फाइब्रोसिस करवाना स्टार्ट कर देगी। यानी लीवर के अंदर कुछ फैटी डिपोजिशन करवाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि लीवर के अंदर आपके हमारे पास हेपेटोसाइट्स के अंदर हमारी इन्फ्लेमेशन होगी है। जब ये इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन आपके पास फाइब्रोसिस करवा देगी, और फिर फाइब्रोसिस आगे आपके पास सारी की सारी जितनी भी डिसीजेज हैं वो आपके पास बना सकती हैं। यानी मेन पैथोफिजियो एक होती है कि इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन से फाइब्रोसिस हुई। अब फाइब्रोसिस कैसी होती है देखना, हमारे पास कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो हमारे पास ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा को रिलीज करते हैं। जब हमारे पास ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा एक्सेस रिलीज हो जाता है ना, फिर हमारे लिवर के अंदर फाइब्रोसिस ज्यादा होने लग जाती है। जब ये फाइब्रोसिस ज्यादा होने लग जाती है ना, फिर ये दो तरह की डिसीजेज बनाती हैं। या आपके पास बनाती हैं अल्कोहलिक डिसीजेज, या आपके पास होती है नॉन अल्कोहलिक डिसीजेज। अगर तो वो बंदा अल्कोहल पीता है फिर भी उसकी वजह से भी आपको डिसीज हो सकती है, अगर वो नॉन अल्कोहलिक है फिर भी उसकी वजह से आपको डिसीज हो सकती है। अब अगर तो आपके पास वो बंदा पीता है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल क्या करेगा, यानी अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जाके आपके पास लिवर की इन्फ्लेमेशन करवा देता है। जब लिवर की इन्फ्लेमेशन होगी, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा एक्सेस रिलीज होगा, उसकी वजह से फाइब्रोसिस होगी, और फाइब्रोसिस की वजह से फिर आपके पास लिवर की डिसीजेज आएंगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर तो एक बंदा है नॉन अल्कोहलिक, वो अल्कोहल नहीं पीता, फिर भी किस वजह से हो सकता है, फिर मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर NH3 की प्रोडक्शन हुई ज्यादा। ठीक है, इस वजह से आपको हो सकता है, यानी NH3 बॉडी से कम एक्सक्रीट हुआ, या फिर NH3 की प्रोडक्शन हुई ज्यादा। ठीक है, यहां हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो होता है ना प्रोसीजर टिप्स, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है, यानी आपकी जो है ना वो नॉन अल्कोहलिक डिसीज हो सकती है, या कुछ ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि आपके पास लिवर को डैमेज करवाती है इस तरह। यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है कि पहले इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी फाइब्रोसिस हुई, और फाइब्रोसिस की वजह से आपको फिर लिवर की डिसीजेज आई। ठीक है, आपकी थी हमारे पास ये बात कि हमारे पास फैटी लिवर क्या की रीजन है, फाइब्रोसिस की क्या रीजन है, और आगे हमारे पास सिरोसिस की क्या रीजन है। अब देखो, हमने सिरोसिस की बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक ही बेसिकली सिरोसिस है। सिरोसिस हमने ये कहा कि हमारे पास एक बंदा आया है, ठीक है, उसकी जो है ना वो पोर्टल हाइपरटेंशन का मसला बना। अगर हमारे पास यानी पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ, पोर्टल हाइपरटेंशन किस वजह से हुआ कि हमारे पास जो पोर्टल वेन थी उसके अंदर थ्रोम्बोसिस आ गया। अगर पोर्टल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस आ गया तो पीछे के पूरे सारा सारा कनेक्शन खराब हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास बंदे में पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, अब अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, अब इसकी वजह से आपकी इधर ही इन्फ्लेमेशन यानी थ्रोम्बस हुआ, उधर आपकी इन्फ्लेमेशन हुई, और यही जो इन्फ्लेमेशन थी इसने आगे फाइब्रोसिस करवाई थ्रू ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर्स। फिर जब फाइब्रोसिस हुई, यही जो फाइब्रोसिस थी ये आपके पास लिवर में इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसने जाके लिवर में सिरोसिस करवा दिया, यानी लिवर को टोटली तौर पे डैमेज करवा दिया। अब अगर बात करें ना लिवर का सिरोसिस है, तो लिवर का सिरोसिस कभी पहले नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास स्टेजेस आती हैं कुछ। हमारे पास होती है स्टेज 1, हमारे पास होती है स्टेज 2, हमारे पास होती है स्टेज 3। लिवर डैमेज इस तरह होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास लिवर होता है ना उसके अंदर हमारे पास कुछ फैट डिपॉजिट होते हैं, जिसे आप कहते हो स्टियाटोसिस। यानी लिवर जब भी डैमेज होना स्टार्ट हो रहा, सबसे पहले वो स्टेज 1 के अंदर जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टियाटोसिस। स्टियाटोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो फैट होता है ना वो डिपॉजिट होता है। और फैट डिपॉजिट क्यों होता है, हमारे पास ये जो आइटोसेल्स होते हैं ना इनका काम होता है आपके लिपिड्स को डिपॉजिट करवाना और आपके विटामिन ए को डिपॉजिट करवाना। जब ये आइटोसेल्स का आपका फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है ना, तो बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होते हैं ना ड्रॉपलेट्स वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हम इस कंडीशन को कहते हैं स्टियाटोसिस। अब ये अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, ये नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है, अगर बुक में अल्कोहलिक लिखा है तो इस तरह नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। देखो, हमने कहा स्टेज 1 के अंदर हुआ स्टियाटोसिस। स्टियाटोसिस हमारे पास चेंज होता होता है हमेशा किसी भी इन्फ्लेमेशन के पास, यानी पहले फैट डिपॉजिट हुए, फैट डिपॉजिट ने इन्फ्लेमेशन करवाई, जिसको हमने कहा ये हो गया हेपाटाइटिस। ठीक है, अब यही जो हेपाटाइटिस था ये आगे आपके पास चेंज हो गया किधर, सिरोसिस के अंदर। यानी ये देख रहे हो कि स्टेज 1 टू हमारे पास स्टेज 3 कैसे वेरिएशंस आई हैं। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ फैट डिपॉजिट हुई किसी भी आइटोसेल्स के डैमेज होने की वजह से, फिर फैट आगे हमारे पास हेपाटाइटिस करवाई, इन्फ्लेमेशन करवाई, फिर इन्फ्लेमेशन के बाद आगे फाइब्रोसिस हुई, और अगर वो फाइब्रोसिस ज्यादा होगी हमने कहा ये हो गया सिरोसिस। हमारे पास बेसिकली ये स्टेजेस आती हैं हमारे पास लिवर को डैमेज करवाने में। ठीक हो गया, ये था हमारे पास सिरोसिस की बात, ये था हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन की बात, ये थी हमारे पास कुछ और एब्नॉर्मलिटीज की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास कुछ मार्कर्स आते हैं, उस मार्कर्स की बात करते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे पास जो लिवर है ना, ठीक है, हमारे पास इसके अंदर एल्ब्यूमिन बनता है।
ठीक है। अब ये जो एल्ब्यूमिन होता है ना, इसका काम क्या होता है? बेसिकली एल्ब्यूमिन का काम होता है कि आपके लिवर को ना स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारी लिवर के अंदर एल्ब्यूमिन बना है, ठीक है। अब ये एल्ब्यूमिन एक मार्कर के तौर पे कैसे काम हो रहा है, ये हमारे पास लिवर में करता क्या है? हमारे पास लिवर में होते हैं, हमने कहा ये हेपेटोसाइट है, ठीक है, या हमारे पास पड़े हैं आइटोसेल्स, ठीक है। इसका काम है आपके आइटोसेल्स को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना, ताकि आपका लिपिड जो होगा वो आपका डिसॉल्व हो, ठीक है, डिपॉजिट हो। अब उसके बाद साथ हमारा काम क्या है? हमारे पास इसका काम होता है आपके एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन का काम होता है कि आपके स्टिमुलेशन करना। अब स्टिमुलेशन किसको करना, वो बात करने लगा हूं। होता ये है कि आपके पास यहाँ हमारे पास कुछ डक्ट आते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइलरी डक्ट, यानी बाइल जूस बना, फिर बाइल जूस इस डक्ट के थ्रू बाहर आता है, फिर इस डक्ट के थ्रू बाहर आके आपका स्टोर किधर होता है? आपके इधर गाल ब्लैडर के अंदर। इसको स्टिमुलेशन कौन करता है? आपका एल्ब्यूमिन करता है। बेसिकली अगर मैं सिंगल वर्ड में कहूं तो मैं कहूंगा एल्ब्यूमिन का काम होता है आपका जो वाटर होता है ना, ठीक है, उसको स्टिमुलेशन करना। यानी या ना तो हमारी लिवर के वाटर की जो हमारे पास लिवर के अंदर हमारे पास सारे के सारे ग्रेडियंट्स थे, ना तो उसका साइज इंक्रीज करने देना, ना तो उसका फंक्शन डिक्रीज होने देना। अगर तो हमारे पास जो है ना वो एल्ब्यूमिन का क्वांटिटी बॉडी के अंदर आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है, फिर भी आपको मसले हैं। अगर तो आपको एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी बॉडी के अंदर कम मिलती है, फिर भी आपको मसले हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी बात। हमारे पास होता है हमारे पास सीरम एसाइटिक वॉल्यूम। अब जो हमारे पास सीरम एसाइटिक वॉल्यूम होता है, या हम कहते हैं सीरम एसाइटिक ग्रेडियंट। अब ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है? हमारे पास हम ना इसको मेजर करते हैं किस तरह? हमारे पास जो सीरम का एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, यानी होता ये है कि एल्ब्यूमिन आपका बना लिवर के अंदर है, यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर एल्ब्यूमिन बना, फिर एल्ब्यूमिन ने आपके लिवर को फंक्शन स्टिमुलेशन प्रोवाइड की, और फिर यही जो एल्ब्यूमिन होता है ना, ये आपका यहाँ के थ्रू बाहर आ जाता है, किधर? एब्डोमेन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सीरम एल्ब्यूमिन होता है उसको मेजर करते हैं। नेगेटिव हमारे पास जो सीरम होता है ना एसाइटिस, मतलब हमारे पास लिवर के अंदर जितना सीरम है हम उसको देखते हैं, और एब्डोमेन के अंदर होता है उसको देखते हैं। उन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास निकलता है सीरम एसाइटिक ग्रेडियंट। अब जो हमारे पास सीरम एसाइटिक ग्रेडियंट है, अगर हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 1.1 मिले, फिर इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना वो पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ठीक है। और अगर तो आपको जो एल्ब्यूमिन की वैल्यू है वो आपको लेस देन 1 मिले, 1.1 मिले, तो हम कहते हैं कि इसको जो है ना वो एडवांस्ड लिवर डिसीज है कोई ना कोई, ठीक है, जिसमें आपकी आ जाती है हमारे पास क्या? सिरोसिस वगैरह आ जाती है, ठीक है, इसको कोई एडवांस लिवर डिसीज है। ये होता है हमारे पास। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। होता यह है कि हमने कहा जो एल्ब्यूमिन होता है ना, ये आपका लिवर के हेपेटोसाइट्स के अंदर बना, ठीक है। जब ये हेपेटोसाइट के अंदर बना और इसने जाके किया, इसने आपके आइटोसाइट को स्टिमुलेशन किया, इसने आपके ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर थे इसको स्टिमुलेशन किया। ये क्या था? ये हमारे पास है बाइल डक्ट, ठीक है, या हम इसे कहते हैं कैलकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बाइल डक्ट। कैलकुलस स्ट्रक्चर इस वजह से कहा, इसका हमारे पास नाम इस केस पे बेस करता है कि यहाँ से जो बाइल डक्ट था वो इसमें आपका लिवर के सेल्स में बना, और फिर यहाँ से एक्सक्रीट हो गया किधर? आपके गाल ब्लैडर में जाके लग गया, ठीक है। ये बाइल डक्ट इसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, और फिर यहाँ से जो एल्ब्यूमिन है ये निकलता है और आपके एब्डोमेन में आ जाता है। फिर हम इसको मेजर करते हैं कि अगर आपका 1.1 से ज्यादा तो पोर्टल हाइपरटेंशन है, लेस देन 1.1 है तो एडवांस लिवर डिसीज है। इसी तरह हमारे पास ना कुछ और मार्कर्स होते हैं। हमारे पास एएसटी होता है, हमारे पास होता है एएलटी होता है, ठीक है, हमारे पास उसके बाद होता है हमारे पास एएलपी होता है, हमारे पास होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज होता है। अब हम इनकी बात करेंगे कि हमारे पास ये क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास एएसटी कहते हैं एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, एएलटी कहते हैं हमारे पास एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। अब पहले बात करते हैं हम इन दोनों की, फिर चलते हैं आगे। हमारे पास होता है एएसटी, हमारे पास होता है एएलटी। ये बेसिकली हमारे पास एक मार्कर्स होते हैं जो कि शो ये करवाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना इस जो अगर ये नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो ये मार्कर ये शो करवाता है कि हमारे लिवर के अंदर कोई ना कोई मसला है, ठीक है। जिस तरह ये एल्ब्यूमिन है ना, एल्ब्यूमिन आपका शो करवाता है ना कि आपके लिवर के अंदर या तो हाइपरटेंशन है या तो लिवर की कोई एडवांस लिवर डिसीज है। इसी तरह हमारे पास जो एस्पार्टेट अलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज होते हैं ना, ये आपके पास शो ये करवाते हैं कि आपके लिवर के अंदर कोई ना कोई मसला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो, अगर तो आपके पास जो है ना एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज का लेवल ज्यादा हो जाए ना एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज की निस्बत, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो लिवर है ना वो डैमेज हो गया, ठीक है। इसका जो एडवांस लिवर डिसीज है, ठीक है, या इसका जो लिवर है वो डैमेज हो गया। अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि होगा ये कि उसने कहा है कि आपके पास एक पेशेंट आया, उसका जो एल्ब्यूमिन का वैल्यू है वो आपको मिली है लेस देन 1.1 पहली। सेकंड चीज वो कहे कि आपके पास जो एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज है ना ये ज्यादा है एज कंपेयर टू एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, हम कहेंगे इसको जो है ना वो एडवांस लिवर डिसीज है, ठीक है। एडवांस लिवर डिसीज में मैंने आपको कहा सिरोसिस भी आ सकती है, ठीक है। अब हमारे पास ये थे हमारे पास कुछ लिवर्स के। अब ये क्वेश्चन कैसे करता है? वो कहता है कि आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज का लेवल आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल 200, ये बड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, इसका लेवल आपको मिला 200। अब आप सेकंड क्या करोगे कि आपको कंफर्म हो जाए इसको लिवर डिसीज है, फिर आप लिवर के लिए आप एएलटी को मेजर करोगे,
ठीक है, आपकी थी ये बात। अब हम चलते हैं, हमारे पास दो और है, हमारे पास क्या, हमारे पास है अल्कलाइन फॉस्फेटेज और आता है हमारे पास गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। अब जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज होता है ना, ये आपका शो ये करवाता है कि आपके लिवर से बाहर या तो बाइल डक्ट का मसला है, या तो आपके किसी बाइल का मसला है, यानी गाल ब्लैडर का मसला है, या तो वो ये जो बाइल डक्ट थी इनका मसला है। ठीक है, कभी भी बाइल डक्ट का अगर मसला है तो वो एएसटी और एएलटी को हाई नहीं करवाएगा, अगर वो करवाएगा तो बहुत कम हाई करवाएगा, लेकिन क्या करेगा वो आपको एएलपी को बहुत ज्यादा हाई करवाएगा। अब मैं बात करता हूँ एक एएलपी की, एक गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज की। हम कहते हैं कि हमारे हमारे पास था एएलपी, ठीक है, हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो था ये शो ये करवाता है कि या तो आपका जो बाइल डक्ट है, जिसको हमने कहा कैलकुलस बाइल डक्ट, उसके अंदर मसला है, या तो हमारे पास जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर मसला है। ठीक है, इन दोनों के मसले अगर आए तो हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज करवाता है। और साथ आपके पास कोई भी आपके पास बोन डिसीज है अगर एक पेशेंट में, तो एएलपी आपको फिर भी ज्यादा मिलता होता है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें, हमारे पास आता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज आपका या तो बाइल के अंदर मसला हो, या तो आपके बाइल डक्ट के अंदर मसला हो, आपको शो करवाता है, लेकिन बोन में ये आपका इंक्रीज नहीं होता। अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है एक पेशेंट आपके पास आया, उसमें वो कहता है उसका जो है ना वो एएसटी भी हाई है, वो कहता है एएलटी भी हाई है, वो कहता है हमारे पास जो एएलपी है वो भी हाई है। ठीक है, और कहता है कि आप ये बताओ, अब हम बाइल को डायग्नोज करने के लिए, यानी बाइल की किसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, हम कहेंगे गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि इसको बाइल है, बाइल डिसीज है। अगर वो कहता है कि देखो, वो कहता है कि आपके पास एएलपी भी हाई है लेकिन गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज कम है, फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि आपके पास देखो, हमने कहा था बोन डिसीज के अंदर हमें गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज आपको कम ही मिलेगा, लेकिन अगर हम बाइल की बात करेंगे तो बाइल के अंदर आपके पास दोनों की दोनों हाई मिलेंगे। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि इसको कोई भी बाइल का मसला नहीं है, क्योंकि इसको गामा ग्लूटामाइल ट्रांस की बॉडी के अंदर कम है। ये लेबोरेटरी रिपोर्ट्स अगर समझ आए, क्योंकि ये जो है ना इसके लिए इसके वो वैसे पूछता है कि हमारे पास एक बाइल डक्ट का कोई मसला है, उसके अंदर जो है ना वो एएलपी का लेवल, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि देखो, हमारे पास जो है ना एक था एएसटी, एक था एएलटी, ये तो दोनों शो करवाते हैं कि आपको कोई लिवर का मसला है। अब आता है हमारे पास एएलपी और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। अब हम इन दोनों को देखेंगे। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, देखो अगर एक बंदा आता है, ठीक है, उसको क्या है, मैं एक डिसीज का डिस्कस करता हूं, हमारे पास आती है एक्यूट कोलिंजाइटिस कहता हूं, या मैं कहता हूं एक बंदा है उसको जो है ना वो हमारे पास जो है ना गाल स्टोन है। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं, या मैं कहता हूं बाइलरी कोलिका, या हम आगे सारी डिसीज पढ़ेंगे। इन डिसीजेज में क्या होता है, आपकी जो है ना वो हमारे पास अल्कलाइन फोस्फेटेज का लेवल आपको मिल रहा है हाई। ठीक है, अगर आपको अल्कलाइन फोस्फेटेज का लेवल हाई मिल रहा है, अब आप सेकंड क्या बायोमार्कर चेक करोगे कि आपको कंफर्म हो जाए कि इसको बाइल का मसला है। आप कि इसके लिए हम, अच्छा अब लगी थी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, हम मैंने ये कहा कि आपके पास एक पेशेंट आया है, उसका जो है ना वो आपको एएलपी हाई मिल रहा है, और एएलपी अच्छा खासा हाई मिल रहा है, 200 से 300 तक आपको अमाउंट मिल रही है एएलपी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप चेक करोगे इसका जो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है ना वो भी आपको हाई मिल रहा है। फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसको कोई बाइल डक्ट का मसला है, या लिवर से बाहर जो है तो बाइल डक्ट का मसला है, या तो गाल ब्लैडर का मसला है। ठीक है, या तो उसको स्टोन है। हम उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमें दोनों की दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि आपके पास एक पेशेंट है, उसका जो एएलपी है ना वो आपको हाई मिल रहा है, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने कहा था जो एएलपी वो हाई आपको किसी बाइल डिसीज में भी मिलता है, और आपको कोई हाई किसी बोन डिसीज के अंदर भी मिलता है। इस वजह से फिर आप इन दोनों एएलपी के साथ आप कहोगे मुझे आप गामा, वो तो मैंने वैसे ही आपको बताया है। देखो, देखो मैंने ये कहा है कि आपके पास अगर तो एएलपी का लेवल है हाई, ठीक है, आप क्या कहोगे, सेकंड आप कहोगे, देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, वो उसका जो है ना वो आपको एएलपी का लेवल मिल रहा है हाई। आप कहोगे कि ठीक है, एएलपी का लेवल हाई है, अब आपके जहन में ये होना चाहिए या तो इसको कोई बाइल डिसीज का मसला है, या तो इसको कोई क्या मसला है, हमारे पास बोन डिसीज का मसला है। आप कहोगे आप मुझे गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल भी बताओ। अगर आपको गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल मिलता है कम, अगर आपको गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल मिलता है कम, फिर आपने बाइल की डिसीज की तरफ नहीं जाना, फिर आपने बोन डिसीज की तरफ जाना है। समझ आई बात की। और अगर आपको मिले कहीं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल भी हाई, फिर आपने बोन की तरफ नहीं जाना, फिर आपने कहना है बाइल डिसीज की तरफ। समझ आई बात की। मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था। मैं कहता हूं कि देखो, एक पेशेंट आपके पास आया, उसको है एएसटी आपको मिल रहा है ना, उसका जो एएसटी है ना वो आपको मिल रहा है एएलटी से ज्यादा। ठीक है, और आपको ज्यादा मिल रहा है, ये भी आपको वैसे बता दूं पॉइंट, कि दो हमारे पास पेशेंट है, एक आपके पास एएसटी इधर भी मिल रहा है, एएलटी इधर भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको जो एएसटी और एएलटी आपको ज्यादा मिल रहा है और 500 तक है, या 500 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, इसकी वैल्यू तकरीबन होती है 60 टू 80 तक नॉर्मल होती है, मतलब 20 होती है, या ना लेबोरेटरी रिपोर्ट्स नेट से देख लेना। अच्छा, हमारे पास होती है ना 500 से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है, 500 तक मिल रहा है, फिर हम कहेंगे इसको कोई अल्कोहलिक लिवर डिसीज है।
यानी एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसका एएसटी देखा, आपने उसका एएलटी देखा। अगर आपको एएसटी और एएलटी का लेवल जो है वो आपको 500 से ज्यादा मिल रहा है, यानी ज्यादा इन दोनों का डिफरेंस आपको 500 ज्यादा मिल रहा है या 500 तक मिल रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे इसको कोई अल्कोहलिक लिवर डिसीज है। ठीक है, अगर आपको कोई पेशेंट आया है, उसका एएसटी और एएलटी का जो लेवल है और उसका जो डिफरेंस है वो आपको ग्रेटर देन 1000 मिल रहा है, फिर आप कहोगे इसको कोई अल्कोहल की वजह से नहीं है, इसको कोई हमारे पास कोई और हो सकती है, यानी इसको एडवांस्ड लिवर डिसीज हो सकती है, जिसे हमने कहा जिसके अंदर सिरोसिस है। पहली तो बात मैंने कर दी ये, ठीक है। सेकंड चीज मैं कहता हूं कि हमारे पास दो पेशेंट आए हैं। एक पेशेंट आया, हमने देखा उसका जो है ना वो एएसटी और एएलटी वो इतना को हाई नहीं था, बहुत कम हाई था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसका होना चाहिए ना 25, मुझे असल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं इसकी याद, लेकिन होती इतनी है। अच्छा, अगर तो इसका 25 होना चाहिए तो उसका जो है ना वो 26 तक है बस, ठीक है। जो एएलटी है वो तकरीबन 70 है बस, यानी आपको बहुत कम हाई मिल रहा है। साथ आप देखोगे कि उसका जो है ना वो एएलपी जो है ना आपको अल्कलाइन फोस्फेटेज ये आपको मिल रहा है 300, ठीक है। साथ आप कहोगे कि आपको जो है ना वो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है ना ये भी आपको मिल रहा है 1000, यानी आपको एएलपी भी बड़ा हाई मिल रहा है, आपको गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज भी बड़ा हाई मिल रहा है, तो आपकी डायग्नोज होनी चाहिए इसको कोई ना कोई बाइल का मसला है, ठीक है। अगर हम चलते हैं कि इधर दोबारा बात करते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसका जो एएसटी है वो भी थोड़ा बहुत हाई है, जो एएलटी है वो भी थोड़ा बहुत हाई है या फिर नॉर्मल है, ठीक है, या साथ आपको जो एएलपी है ना अल्कलाइन फोस्फेटेज ये आपको ज्यादा मिल रहा है 300, लेकिन जो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है ना ये आपको नॉर्मल मिल रहा है, या आपको गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज आपको कम मिल रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि आपके पास जो है ना वो कभी भी इस बंदे को जो है ना हमने बात की कि गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का जो लेवल आपको मिलेगा, ठीक है, अगर इस बंदे का गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल आपको ज्यादा मिल रहे तो फिर हम कभी नहीं कहेंगे कि इसको कोई बोन डिसीज है, यानी आपको अगर ये आपको मिल रहा है नॉर्मल, ठीक है, फिर हम कहेंगे इसको कोई ना कोई बोन डिसीज हो सकती है, ठीक है। ये बात समझ आई मेरी, क्योंकि गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज अगर आपको ज्यादा मिल रहा है और एएलपी भी आपको ज्यादा मिल रहा है, फिर आपको पता लगेगा ये बाइल है। अगर सिर्फ आपको एएलपी मिल रहा है, फिर आपका जहन में जाना चाहिए कि इसको बाइल का मसला नहीं है, इसको कोई ना कोई बोन का मसला है, ठीक है। ये हमने बात की, कुछ ना कुछ हमारे पास मार्कर्स थे। अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास आती हैं कुछ और डिसीजेज, फिर मैं कुछ और लेबोरेटरी मार्कर्स है उसकी तरफ चलता हूं। हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, एल्ब्यूमिन वगैरह होता है, ठीक है, उसकी तरफ दोबारा चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिसीज आती है, हमारे पास राइट सिंड्रोम। अब ये राय सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली ना हमारे पास ये होता है कि कोई बच्चा है ना, हम उसको एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। सैलिसाइलिएट्स ग्रुप की जो मेडिसिन है ना एस्पिरिन, वो आपको नहीं देनी चाहिए। अब एस्पिरिन हम चिल्ड्रंस को क्यों नहीं दे सकते? पहली तो बात मैं वो बताऊंगा कि हमारे पास है दो पेशेंट। आप इन द केस ऑफ कावासाकी डिसीज, हमारे पास एक डिसीज आती है कावासाकी डिसीज, एक हमारे पास आती है जुविनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, या हम कहते हैं जुविनाइल आर्थराइटिस, ठीक है। और एक हमने कहा ये हमारे पास पेशेंट है, कोई भी हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, या फिर कोई और डिसीज है। अब हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है कावासाकी डिसीज के साथ, या आपके पास पेशेंट है जुवेनाइल आर्थराइटिस के साथ, तो आप इस पेशेंट को आप एस्पिरिन दे सकते हो। ये चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ चिल्ड्रन में आप एस्पिरिन यूज करवा सकते हो, लेकिन आपने अदर किसी भी डिसीज के अंदर, इन दोनों डिसीजेस के अलावा कहीं भी आपने बच्चे को एस्पिरिन नहीं देनी। अगर आप बच्चे को एस्पिरिन दोगे तो आपके पास एक सिंड्रोम हो जाएगा जिसे हम कहते हैं राय सिंड्रोम, ठीक है। कावासाकी में आप क्यों दे सकते हो, पहले ये बात करते हैं। होता ये हमारे पास जो कावासाकी डिसीज होती है ना, इसके अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसकी? वेसल्स की, ब्लड वेसल्स है ना उसकी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और साथ हमारे पास क्या होता है, कुछ ज्वाइंट्स का इशू बन जाता है। यानी हम उसको फिर एस्पिरिन इसलिए देते हैं क्योंकि एस्पिरिन जो होता है ना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और स्लाइटली एंटी प्लेटलेट फैक्टर भी है, ठीक है, या एंटी कोगुलेशन भी है। हम इसीलिए फिर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी इस बंदे को देते हैं, क्योंकि कावासाकी डिसीज भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जाके डायरेक्ट जाके इस पे एक्ट करता है और इस बंदे को ठीक करवा देता है, ठीक है। और एंटी प्लेटलेट है ताकि हमारे पास जो क्लोटिंग फैक्टर है उसका मसला ना बने, और ये जाके उसको हमारे पास ठीक करवा देता है। अब बात करते हैं कि अगर हमने कावासाकी डिसीज में तो एस्पिरिन दी क्योंकि इसको कोई इन्फ्लेमेटरी मसला था। अगर हम बात करें राय सिंड्रोम के अंदर, या वैसे हमने नॉर्मल बच्चों को एस्पिरिन क्यों नहीं देनी चाहिए, वो बात करते हैं। होता ये हमारे पास कि हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम होता है कि आपके एटीपी को बनाना, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता क्या है? ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बनाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आगे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आगे हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है, और बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा के आगे आपके पास जो एटीपी है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। आपकी आगे ये बात, यानी हुआ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तरह माइटोकॉन्ड्रिया, उसने आगे क्या किया? उसने आगे बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया, और बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आगे हमारे पास एटीपी हमारे पास बन गया, और एटीपी हमारे पास एक एनर्जी है, और एनर्जी हमारे पास
मिल गई, ये हमारे पास बॉडी में नॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा है सबके अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे पास होता है ये कि जो बंदे यानी बच्चे ज्यादातर, क्योंकि बच्चों के अंदर जो हमारे पास उसकी इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है। अब बच्चों के अंदर क्या होता है, अगर वो एस्प्रिन लेते हैं तो एस्प्रिन करती क्या है, एस्प्रिन जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया को इनहिबिट कर देती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास इनहिबिट हो जाता है ना, यानी जो इसका काम है वो सारा इनहिबिट हो जाता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता। जब बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता तो एटीपी नहीं बनती, तो उसके अंदर फिर आपके पास एनर्जी कम हो जाती है। अब हम इस सिंड्रोम को कहते हैं राय सिंड्रोम। अब देखो, अगर आपके पास एटीपी नहीं बनेगा तो एटीपी फिर आपके पास सेल्स में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके स्केलेटल मसल्स को नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन को नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपके लिवर को नहीं मिलेगा, आपको किडनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एटीपी बॉडी के लिए जरूरी है ताकि आपकी बॉडी जो है वो सही तरह पे काम कर पाए, ठीक है। इसी तरह हमने कहा था कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सक्रीशन के लिए भी एटीपी जरूरी है, ऑक्सीजन के इनटेक के लिए भी जरूरी है। हमने कहा था इसके अंदर हमारे पास बॉडी में काफी फंक्शन होते हैं जिसके लिए एटीपी जरूरी है। अब हमने एस्प्रिन ने जाके माइटोकॉन्ड्रिया को इनहिबिट करवा के बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इनहिबिट करवा दिया। जब बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनहिबिट हो गया तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुई, और जब एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुई तो बॉडी में एनर्जी नहीं है। अब बॉडी में बात करो एनर्जी नहीं है तो हमारे पास अब कौन कौन से आपके पास सिम्टम नजर आएंगे इसके अंदर। याद रखना कि आपके पास इसमें सबसे पहले जो होगा वो हम कहेंगे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। ये भी हमारे पास एक डिसीज है, उसकी बात करेंगे। हमारे पास आएगा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, उसके बाद वो आ सकता है हेपेटिक स्टियाटोसिस। स्टियाटोसिस हमने कहा था क्या होता है, आपका जो फैटी डिपॉजिट हो जाता है किधर, आपके लिवर के अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास हेपेटिक स्टियाटोसिस हो सकता है। उसके बाद थर्ड चीज हाइपोग्लाइसीमिक हो सकता है, क्योंकि आपको एनर्जी ही नहीं मिल रही तो ग्लूकोज ने क्या करना है, ठीक है, आपके ग्लाइकोजन ने कहाँ ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज ने कहाँ बॉडी को मिलना है, तो हाइपोग्लाइसीमिक हो सकता है। उसके बाद आपको जो है ना वो हेपेटोमेगाली हो सकता है। फिफ्थ चीज आपके पास जो है ना ये पेशेंट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो होता है ये हो जाएगा, तो फिर ये पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। ये थी हमारे पास बातें, हमारे पास राय सिंड्रोम के अंदर आपके पास कौन कौन सी डिसीजेज आती हैं और ये होता है। अब हमारे पास देखो होता ये है कि जरूरी नहीं है कि एस्प्रिन जो है वो करवाए, ठीक है। आप कभी कभी बच्चे को दे देते तो कोई मसला नहीं बनता, लेकिन हमारे पास 60 to 70% जो है ना वो इसका रिएक्शन होता है और ये आपके पास करवाता है। कभी कभी बॉडी की इतनी इम्यूनिटी हो जाती है कि वो हमारे पास हमारे पास जो एस्प्रिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं इनहिबिट करता, पहले ही जो एस्प्रिन है ना वो मेटाबोलाइज हो जाती है, पहले ही खत्म हो जाती है, फिर इसकी वजह से जो बच्चा है वो सही रह जाता है। लेकिन मेनली एस्प्रिन जो होता है वो यही फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ वायरस आते हैं, हमारे पास आता है वेरिसीला जोस्टर वायरस, ठीक है। अब जो वेरिसीला जोस्टर वायरस है ये हमारे पास इसको आप चिकन पॉक्स वायरस भी कहते हो, ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो राय सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करता है कि ये भी आपको राय सिंड्रोम करवा सकता है, ठीक है। यानी हुआ ये कि एस्प्रिन ने जाकर किया और एटीपी बॉडी में खत्म होगी, जब एटीपी बॉडी में खत्म होगी तो वेरिसीला जोस्टर वायरस ने अटैक किया, ठीक है। बेसिकली हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी करती क्या है, ये आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के जो वायरस होते हैं उसको अटैक होने से बचाती है। जब बॉडी में इम्यूनिटी कम हो गई है तो हमने कहा था इम्यूनिटी कम होगी आपको टीबी हो सकता है, ठीक है, आपको जो है वो एचआईवी इंफेक्शन हो सकता है, आपको वेरिसिला जोस्टर वायरस हो सकता है, इस वजह से आपको हो सकता है। और हम कहते हैं चिकन बॉक्स इसलिए बच्चों में भी ज्यादा होता है, और अगर एस्प्रिन दोगे तो चिकन पॉक्स जो है वो जल्दी हो सकता है, यानी उसका जो रिएक्शन है वो जल्दी हो सकता है। आपके आगे ये बात। उसके बाद हमारे पास होता है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस की वजह से भी जो है ना आपके पास ये हो सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना कि आपको इस वजह से हो सकता है। साथ आपके पास जो है ना मतलब ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस की वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से आपको ये हो सकता है, ठीक है। ये था आपके पास राय सिंड्रोम, और राय सिंड्रोम की आपके पैथोफिजियो याद रखनी है। और इसका डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई पूछे कि आपके पास कावासाकी डिसीज के अंदर या जुवेनाइल आर्थराइटिस के अंदर आप क्यों एस्प्रिन यूज कर सकते हो, तो हम कहेंगे कि एस्प्रिन एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स भी रखती है और हमारे पास एंटी प्लेटलेट्स भी रखती है। तो वो जाके अपना उल्टा मैकेनिज्म करने के बजाय वो सीधा जाके आपके उस मेन मैकेनिज्म को जाके इफेक्ट करती है और ये हमारे पास यूज करवा देती है कावासाकी डिसीज के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें इन द अदर डिसीज, तो अदर डिसीज के अंदर हमारे पास ये मैकेनिज्म परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। ये था हमारे पास राय सिंड्रोम। ये देखो मियाँ जो है वो स्टिक्स भेज रहा है और क्लास नहीं इसने लेनी। अच्छा, ये था हमारे पास जो है ना एस्प्रिन के बाद, और इसलिए हम एस्प्रिन यूज नहीं करते, और ये आता है हमारे पास राय सिंड्रोम के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना कुछ डिसीजेज आती हैं ओवर लिवर की, उनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखो हमारे पास मैंने वैसे ही पहली बात की कि हमारे पास जो था एक पेशेंट था वो अल्कोहल यूज करता है, ठीक है। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि उसके अंदर आपको मार्कर्स क्या मिलेंगे, ठीक है। अब अच्छा मैं वैसे एक बात बताना आपको भूल गया कि हमारे पास जो राय सिंड्रोम है ना इसके अंदर आप लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आपको क्या मिलेगी राय सिंड्रोम के अंदर। आप लोगों ने याद ही रखना है कि राय सिंड्रोम के अंदर जो आपको एएसटी और एएलटी का मार्कर है वो भी आपको ज्यादा मिलेगा, एएसटी और एएलटी भी आपको ज्यादा मिलेगा अगर तो वो पेशेंट है, ठीक है। ये तो हमने कहा बच्चों में होती है, ठीक है, ज्यादातर। तो इसका मतलब है वो जो पेशेंट होगा वो नॉन अल्कोहलिक होगा। हम कहेंगे एएसटी और एएलटी का मार्कर है ये आपको ग्रेटर देन 1000 मिलेगा, ठीक है। एएसटी और एएलटी आपको हाई मिलेगा। उसके बाद आपको जो है ना वो प्लेटलेट ड्राइव फैक्टर ये भी आपको ज्यादा मिलेगा,
ठीक है, एस्प्रिन ने क्या किया, एस्प्रिन ने एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम किया ना, हमने कहा एस्प्रिन एक एंटीकोगुलेंट के तौर पे भी काम करता है। तो एस्प्रिन जाके आपके लिवर में विटामिन के जो होती है, बेसिकली मैं बताता होता ही है कि हमारे पास लिवर है, लिवर के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एपऑक्साइड रिडक्टेज। एपऑक्साइड रिडक्टेज करता है क्या, विटामिन के की प्रोडक्शन करवाता है और साथ आपके पास कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, कोआगुलेटरी फैक्टर्स। ठीक है, अब होता ही है कि जो एस्प्रिन होती है ना, एस्प्रिन जाके माइटोकॉन्ड्रिया को इनहिबिट किया, माइटोकॉन्ड्रिया को इनहिबिट किया तो बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं हुआ, और साथ आप इसने जाके एपऑक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट किया। जब एपऑक्साइड रिडक्टेज इनहिबिट हो गया तो आपके क्लोटिन फैक्टर जितने भी थे वो खत्म हो गए। जब आपके क्लोटिन फैक्टर खत्म हो गए तो हम कहते हैं इसके अंदर जो है ना वो आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको ज्यादा मिलता होता है। ठीक है, यानी एएलटी आपको ज्यादा मिला, एएसटी ज्यादा मिला, आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम मिला, आपको इस बंदे के अंदर ग्लूकोज कम मिलेगी, लेकिन जो उसका एल्ब्यूमिन है वो आपको नॉर्मल मिलेगा। बेसिकली हम एल्ब्यूमिन वाला कब देखते हैं, जब किसी बंदे को एसाइटिस हो जाती है, यानी जो है ना वो एब्डोमेन के अंदर पानी भर जाता है, फिर हम एल्ब्यूमिन का मार्कर चेक करते हैं मेल। ठीक है, देखो एल्ब्यूमिन जो था वो आपको नॉर्मल मिला। ये हमने कहा आपको ये वाली बातें थी, इसमें आपने मार्कर याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें हमारे पास कुछ साइंस भी होते हैं, वो भी आपको बता दूं कि हम कहते हैं इसके अंदर साइंस होते हैं कर्निक, एक होता है हमारे पास कर्निक साइन पहला, सेकंड आपके पास होता है हमारे पास ब्रुडजिंस्की साइन। अब ब्रुडजिंस्की साइन और कर्निक साइन होता क्या, बेसिकली अब ये सुनना ध्यान से, हम ना राय सिंड्रोम में ये चेक करते हैं दोनों साइन, एक करते हैं कर्निक साइन और करते हैं हम ब्रुडजिंस्की साइन। अब ये दोनों साइन हम कैसे चेक करते हैं, हम कहते हैं पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन पे लेटा देते हैं, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन पे लेटा के हम ना उसकी जो नी है, हम उसकी नी को हम एक्सटेंस करवाते हैं। जब हम उसकी नी को ऊपर की तरफ एक्सटेंस कराते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, हम उसकी नी को इस तरह के ऊपर की तरफ करते हैं, जब हम उसकी नी को ऊपर की तरफ करते हैं तो उसको पेन होती है, तो ये शो करवाता है हमारे पास कर्निक साइन जो है ना वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रुडजिंस्की साइन, जो हमारे पास ये साइन होता है, ये हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की जो नेक है ना उसको ऊपर की तरफ करते हैं। जब हम पेशेंट की जो नेक है उसको ऊपर की तरफ करते हैं ना, तो पेशेंट की जो टांग है ना वो भी ऊपर की तरफ होने लग जाती है। यानी हमने क्या किया, पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे लेटा था, हम उसकी नेक की तरफ गए, हमने उसकी जो नेक थी वो ऊपर की तरफ उठाई, जब हमने उसकी नेक ऊपर की तरफ उठाई तो हम देखेंगे कि उसकी जो हमारे पास नी है ना या उसकी जो लेग है ना वो हमारे पास वो भी ऊपर की तरफ हो रही है। ठीक है, वो भी फ्लेक्स हो रही है, हम कहेंगे ये हमारे पास ये वाला साइन आपको पॉजिटिव है, ब्रुडजिंस्की साइन आपको पॉजिटिव है, और ये शो ये करवाता है कि इस बंदे को राय सिंड्रोम है। ठीक है, यानी इसके अंदर ये आपको पॉजिटिव मिलता होता है। उसके बाद हमने कहा कर्निक साइन हमने ये कहा कि हम उस पेशेंट की जो है ना वो आपकी नी रीजन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जब नी रीजन को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सुपाइन पोजीशन पे लेटा के तो उसको पेन होगी। ये थे आपके पास दो साइन आपको राय सिंड्रोम के अंदर आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पास, हमने कहा देखो कोई भी पेशेंट आया उसने भी अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में हमने बात ये की थी कि अल्कोहल के अंदर एक पेशेंट आया है, ठीक है, अल्कोहल पीता था, यानी जारी बात है उसके अंदर आपको जो एएसटी और एएलटी का मार्कर तो हाई, लेकिन हमारे पास 500 तक, यानी 500 तक मिलेगा या 600 हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा आपको हाई नहीं मिलता होता। ठीक है, पहली बात हमने ये की। अब हो ये रहा है कि देखो एक पेशेंट था वो अल्कोहल पीता था, अल्कोहल की वजह से मैंने आपको कहा पहले हुआ स्टियाटोसिस, मैंने इसलिए ये टर्म्स पहले बताई थी, स्टियाटोसिस। स्टियाटोसिस के बाद ये चेंज हुआ हमारे पास हेपाटाइटिस के अंदर, हेपाटाइटिस के बाद ये चेंज हुआ हमारे पास सिरोसिस के अंदर। अब आप लोगों ने इसमें मेन चीज याद रखनी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने पहले बताया है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपको हिस्टोपैथोलॉजी में यहाँ क्या मिलेगा, जब भी कहीं भी आप पढ़ो ना कि आपके पास हेपाटाइटिस जब भी आप कहीं पढ़ो ना कि आपको जो हेपाटाइटिस या हेपेटिक स्टियाटोसिस आपको मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस आपको हिस्टोपैथोलॉजी में मिलेंगे, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि स्टियाटोसिस का मतलब यह है कि आपको फैट डिपॉजिट होती है, फैटी लीवर होता है। ठीक है, आपका होगा इसके अंदर फैटी डिपॉजिट मिला, या आपको हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस मिली है किसके अंदर, हेपेटिक स्टियाटोसिस के अंदर, ये आपको हिस्टोपैथोलॉजी में मिलेगा। पहली चीज। सेकंड चीज हम बात करते हैं हेपाटाइटिस की, कोई भी हेपाटाइटिस वाला पेशेंट है ना, अल्कोहलिक, मेनली अल्कोहलिक हेपाटाइटिस वाला, तो याद ये रखना है, मेरी बात याद रखना है कि इसके अंदर आपको मिलती है मैलरी बॉडीज। मैं अभी इसकी बात करता हूं, मैलरी बॉडीज होती क्या है। मैंने आपको कहा कि आपको हेपेटिक स्टियाटोसिस के अंदर क्या मिलेगा, आपको यहां मिलेगा माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, अब राय सिंड्रोम के अंदर भी आपको माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि राय सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसको हेपेटिक स्टियाटोसिस ही होता है। ठीक है, इस वजह से आपको उधर भी माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस मिलेगी, इधर भी आपको माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस मिलेगी। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के अंदर आपको जो मेलेडी बॉडीज मिलेगी। अब मेलेडी बॉडीज का कांसेप्ट देखते हैं, होता ही है कि आपके पास ये हमारे पास है हिस्टोपैथोलॉजी, इसमें हम देखते हैं कि आपके पास कुछ इजिनोफिल्स होते हैं ना, वो इंक्लूजन्स आपको मिलती हैं इस पाथवे के अंदर। ठीक है, पर्पल कलर के आपको जो है ना वो इजिनोफिलिक इंक्लूजन्स मिल रही हैं, फिर इजिनोफिलिक इंक्लूजन मिल रही है, साथ आपको जो कुछ साइटोप्लाज्म है ना वो आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो डिस्टर्ब मिल रहा है। हम कहते हैं कि इसका जो है ना, इसके अंदर हमारे पास, हमने कहा था कि इसके अंदर होती है साइटोकैरेटिन, जो आपको साइटोकैरेटिन है ना वो आपको डैमेज मिलेगी,
ठीक है, आपको इसके अंदर क्या चीज मिलेगी, मेलेरी बॉडीज के अंदर आपको मिलेगा जीनोफिलिक इंक्लूजन्स विद डैमेज ऑफ साइटोकैरेटिन। अब हमने कहा था आपको साइटोकैरेटिन पॉजिटिव मिल रहा है, मैंने आपको बताया था एक मार्कर होता है जो शो ये करवाता है कि ये कार्ज कैंसर में रिस्क में जा रहा है। इस वजह से हेपाटाइटिस जो होता है ये आपके कैंसर में जा सकता है, सिरोसिस में जा सकता है। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा की बात की थी मैंने साइटोकैरेटिन में। तो होता ये है कि आपके पास मेलेडी बॉडी का कंसेप्ट ये है कि मेलेडी बॉडी के अंदर कुछ इजिनोफिलिक इंक्लूजन्स मिलती हैं विद साइटोकैरेटिन डैमेज सेल्स मिलते हैं। ठीक है, ये आपको मिलते हैं दोनों किधर, मेलेडी बॉडीज के अंदर। और ये किसकी किसकी हिस्टोपैथोलॉजी है, हेपाटाइटिस की। ठीक है, अच्छा अब हम हेपाटाइटिस ए बी सी की बात करेंगे कि हमारे पास ए बी सी हमारे पास इसमें डेंजरस कौन सी है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, उसमें भी ना जाओ। उसके बाद हम बात करते हैं कि अल्कोहल की, ये सारा अल्कोहल की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिरोसिस की, यानी एक पेशेंट है हमारे पास हेपेटिक सिरोसिस का। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं, देखो सिरोसिस के अंदर आपको क्या मिलेगा, हमने कहा इसके अंदर आपको मिलेगा, सिरोसिस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको फाइब्रस डिपॉजिट मिलेगा। और फाइब्रस डिपॉजिट सिर्फ एक जगह पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये लिवर है, इस लिवर में आपको जो है ना वो फाइब्रस डिपॉजिट हमारे पास पूरी लिवर के अंदर आपको मिलेगा। फिर हम कहते हैं आपके पास लिवर सिरोसिस है, लेकिन लिवर सिरोसिस को डायग्नोज करने से आप सिर्फ फाइब्रस डिपॉजिट का नाम ले लो इनफ नहीं है। आप कहोगे कि वो पेशेंट है वो आपके पास जो है ना वो कैपूट मेडुसा के साथ आ रहा है, वो कहेगा गैस्ट्रिक वेरिसिस के साथ आ रहा है। ठीक है, अच्छा कभी कभी आपको बताऊं जो सिरोसिस होता है ना वो एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, यानी आपको गैस्ट्रिक वेरिसिस नहीं मिलती, आपको कैपूट मेडुसा नहीं मिलता, फिर भी उसको सिरोसिस होता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। वो क्यों होता है, वो इस तरह होता है कि उसको उसके अंदर इतना सीवियर मसला नहीं बना होता जिसकी वजह से हमारे पास पोर्टल जो है ना वो उसका मसला बने। ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादातर जो सिरोसिस होता है ना ये आपके पास सिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि सिरोसिस में आपका पूरा का पूरा जो है वो लिवर डैमेज होना है और इसके अंदर पोर्टल वेन भी डैमेज होनी है, हेपेटिक वेन भी डैमेज होती है। और एसिम्प्टोमेटिक क्यों होता है, हमारे पास ये जो चीजें होती हैं स्पेयर रह जाती हैं, इस वजह से एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, लेकिन लिवर सिरोसिस होता है, लिवर का अपना फंक्शन फेल होता है, हमें एएससी और एएलटी हाई मिलता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि देखो एक पेशेंट आया, वो जो लिवर था आप वो उसको गैस्ट्रिक वायरसेस मिले, उसने अपना एब्डोमेन दिखाया तो आपको अम्बिलिकस रीजन के पास कुछ हमारे पास वेन्स मिली। ठीक है, हमारे पास कुछ स्पाइडर वेन्स मिली, स्पाइडर टाइप लाइक अपीयरेंस मिली, वायरसेस मिली। हमने कहा इसको तो कैपूट मेडुसा है। आपने देखा कि इसको जो हमारे पास स्टमक था, स्टमक में भी आपको कुछ वायरसेस मिली, वो कहता है कि जो फूड डाइजेशन है उसमें मसला आ रहा है। जब मैं कुछ खाता हूं, ठीक है, वो उल्टी ही होती है। ठीक है, आप तब साथ आप हिस्टोपैथोलॉजी में देखते हो फाइब्रस डिपॉजिट है तो आप कहोगे इसको सिरोसिस है। अब सिरोसिस को हम अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में इसलिए कहेंगे कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक की वो हिस्ट्री दे सकता है, वो कहेगा ये जो पेशेंट है ये अल्कोहल पीता था इतनी देर से। ठीक है, फिर हम कहेंगे ये हमारे पास अल्कोहलिक सिरोसिस है। समझ आई बात की, ये थी आपके पास सिरोसिस की, और हमारे पास कुछ थी अल्कोहलिक डिसीज। ये आप लोगों ने ये चीज इसी तरह याद रखनी है और इसकी हिस्टोपैथोलॉजी को जरूर देख लेना। अब आपके पास मैं एक प्रोसीजर बताता हूं, हमारे पास होता है टिप्स प्रोसीजर। अब ये टिप्स प्रोसीजर क्या होता है, हम इसे कहते हैं ट्रांसजुगुलर, ठीक है, हमारे पास होता है पेरिटल शंट, या हम कहते हैं पोर्टल शंट, ट्रांसजुगुलर इंट्रा पोर्टल शंट शंट। अब ये हमारे पास जो होता है ना, ये प्रोसीजर होता क्या, बेसिकली होता ये है कि हमारे पास कोई भी लिवर आता है, कहता हूं कि ये हमारे पास, अच्छा चलो करते हैं कंटिन्यू। अच्छा हम बात कर रहे थे कि हमारे पास टिप्स प्रोसीजर होता क्या। हमने कहा एक पेशेंट आया, ठीक है, उसको है लिवर सिरोसिस। अब लिवर सिरोसिस में हमने ये कहा ये हमारे पास ये पोर्टल वेन ने साइनोसाइड्स के थ्रू भी ड्रेन होना होता था हमारे पास हेपेटिक में, और फिर हेपेटिक आगे हमारे पास कहाँ जाती थी, इन्फीरियर वेना कैवा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक पेशेंट आया है लिवर के सिरोसिस के साथ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो पोर्टल वेन है इधर भी आपकी सारी की सारी फाइब्रोसिस हुई है, इधर आपके साइनोसाइड्स में भी और हेपेटिक में भी आपकी सारी की सारी जो है ना वो फाइब्रोसिस हुई है, यानी पूरा का पूरा जो लिवर है ना उसके अंदर आपकी फाइब्रोसिस मिल रही है आपको लिवर सिरोसिस में। अब हम फिर क्या करते हैं, अब हम जो है ना अगर आपको मेडिसिन के थ्रू आराम नहीं आता फिर आप इसको करते हैं ट्रांसजुगुलर इंट्रापेरिटोनियल या इंट्रापोर्टल शंट। इसे आप प्रोसीजर को कहते हो टिप्स। अभी हम कैसे करते हैं, हम जो है ना हमारे पास होता है जुगुलर वेन। ठीक है, अब जुगुलर वेन किधर होती है वो भी मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास है हार्ट, ठीक है, यहां से हमारे पास जो है ना आ रही होती सुपीरियर वेना क्या, ठीक है, और फिर आपके पास जो है ना वो आपके पास कुछ आती है, इधर आती है इस तरह से वेन्स, ठीक है, जो कि आपके नेक रीजन को सप्लाई करती है, और फिर नेक रीजन से हमारे पास आती है ये, और फिर आगे हमारे पास हम इस तरह से शंट डालते हैं, यानी जुगुलर वेन हमारे पास नेक को सप्लाई करती है। अभी सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि आपके पास है जुगुलर वेन, हम करते क्या है, हम जुगुलर वेन के थ्रू हम एक ट्यूब को पास करते हैं। ठीक है, हम एक ट्यूब को पास करते हैं और फिर हमारे पास इस पोर्टल वेन से पास करवा के इस हेपेटिक वेन तक हम जाते हैं इस तरह। इस प्रोसीजर को कहते हैं हम टिप्स। ठीक है, हम यानी हम क्या करते हैं, हम यहां से हमारे पास ट्यूब पास की, इस ट्यूब ने हमारे पास हेपेटिक वेन को क्रॉस किया और साथ पोर्टल वेन को हमारे पास कंप्रेस करवा दिया, यानी हम ट्यूब क्या करते हैं वो पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के दरमियान हम
इंसर्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम इस ट्यूब के थ्रू हम एक बलून, यानी ये ट्यूब होता है वो एक बलून टाइप होता है, फिर वो जो बलून होता है हम उसको ओपन करवा देते हैं। जब बलून ओपन हो जाता है फिर हमारे पास ये जो रास्ता होता है ना ये बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है ना वो फ्लो होना बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये हम प्रोसीजर करते हैं। इसमें याद रखना कि आपके पास ये प्रोसीजर इसलिए होता है ताकि जब हमारे पास पूरी की पूरी सिरोसिस हो जाता है ना लीवर, तब हम ये टिप्स का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना, हमने बात ये की कि हमारे पास जो लिवर होता है ना, लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है हमारे पास जो NH3 है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करवाना किसमें? यूरिया में। हमने ये बात पढ़ी है। क्या कह रहे हो? अच्छा, मैंने ये कहा कि आपके पास होता क्या है, हम जो है ना टिप्स प्रोसीजर ये होता है कि हम जुगुलर वेन यानी जो नेक की वेन है ना, हम वहां से एक तार को पहले पास करते हैं, ठीक है। वो जो तार होती है ना, हम वो सीधा लेके आते हैं लिवर के पास, ठीक है, और लिवर से हम हेपेटिक वेन के थ्रू क्रॉस करके हम पोर्टल वेन को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। अगर तो पोर्टल वेन के अंदर मसला है, फिर हम पहले यानी पोर्टल वेन के अंदर ज्यादा, फिर हम पोर्टल वेन के थ्रू क्रॉस करके हेपेटिक वेन तक आते हैं। यानी जो ट्यूब होती है ये बेसिकली हम लिवर में जाके, और लिवर की जो वेन्स होती है ना जो क्लोज हुई हुई है, इनको हमने ओपन करवाना है। इस वेन्स को ओपन कैसे करवाना है? हमने हेपेटिक वेन में डाल के हमने पोर्टल वेन तक रास्ता करना है, और हमने इसको जो है ना वो ओपन करवाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्यूब का पास करेंगे, इस तार को पास करके हमारे पास यहां से हम इसके थ्रू हमारे पास जो है ना वो इन वेन्स के अंदर डाल देंगे। जब हम इस वेन्स के अंदर डाल देंगे, फिर हम पीछे से जो है ना वो प्रेशर डालेंगे, जो बलून होगा वो ओपन हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या था, एक वेन थी वो बिल्कुल ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी, हमने इसको ओपन करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है ना वो पहले जो है वो कोई तार डालेंगे, फिर हम इसको ओपन करवा देंगे बलून के थ्रू। ओपन हो गया, अब हमारे पास ब्लड फ्लो होगा वो दोबारा से ठीक नहीं हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो होगा वो दोबारा से ठीक हो जाएगा, और सिरोसिस होगा वो काफी हद तक ठीक हो सकता है। ठीक है, ये हम प्रोसीजर करते हैं। समझ आई? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो लिवर होता है ना, इसका काम क्या होता है? लिवर का काम होता है जो हमारे पास अमोनिया होता है ना उसको चेंज करवाना हमारे पास यूरिया में, और फिर यूरिया को एक्सक्रीट करवा देना। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक बंदा है लिवर के सिरोसिस के साथ, अब जारी बात है उसके अंदर क्या होगा, अमोनिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर अमोनिया का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाए तो हमारे पास डिसीज होती है, हम कहते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। ठीक है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास जो NH3 होता है ये बॉडी में ज्यादा होता है, और फिर हमारे पास एटीपी बनता कोई नहीं है, ये जाके हमारे पास सारे के साथ जो ब्रेन है, ब्रेन की मेनिंजियल लेयर है उनको डैमेज करता है, ब्रेन के स्पाइनल कोर्ड्स को डैमेज करता है, और इस वजह से फिर आपके पास हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो जाती है। ठीक है, यानी लीवर के मसले की वजह से। अब देखो हुआ ये, मैंने आपको कहा जो NH3 की प्रोडक्शन है वो आपको ज्यादा हो रही है। अब होता क्या है, हम ये बात करते हैं। देखो NH3 की प्रोडक्शन जो है वो आपको ज्यादा हो रही है, NH3 की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, और NH3 है वो बॉडी से कम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास होती है दो रीजंस। देखो, दो रीजन मैं कहता हूं कि आपके पास, एक तो बात करूं कि NH3 की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है। एक मैं बात करूं जो NH3 है ना वो बॉडी में ब्रेक डाउन बड़ा कम हो रहा है। इस दोनों की बात सेम है ना, मतलब अगर मैं बात करूं कि NH3 के अंदर NH3 की जो प्रोडक्शन है वो आपके पास ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो गट के जो बैक्टीरियाज थे उसने NH3 की प्रोडक्शन ज्यादा करवा दी, पहली चीज। ठीक है, अगर हम बात करें NH3 जो है वो बॉडी से कम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लिवर है उसके अंदर हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि यूरिएज एंजाइम में कन्वर्ट करवाए, जिसकी वजह से जो NH3 था वो मेटाबोलाइज कम हो रहा था। अब हमने कहा कि NH3 ज्यादा कब है और NH3 आपके पास कम कब है। इन दोनों रीजंस की वजह से आपको हेपेटिक एनसेफेलोपैथी होगी, क्योंकि इन दोनों रीजन में ही आपको जो NH3 है वो बॉडी में आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और जब हम ये टिप्स प्रोसीजर करवाते हैं, देखो एक बंदा था वो सिरोसिस का, हमने उस सिरोसिस में क्या किया, हमने हमारे पास टिप्स प्रोसीजर करवाया, हमने पोर्टोसिस्टेमिक शंट डलवाया। जब हमने पोर्टोसिस्टेमिक शंट डलवाया, अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास जो NH3 की जो प्रोडक्शन मेटाबोलाइज होगा, जो NH3 ने ब्रेक डाउन होना था वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं बात करता हूँ नॉर्मल, ये सुनना। देखो मैंने कहा कि ये एक लिवर है, ठीक है, ये पूरा सिरोसिस के साथ भरा हुआ है, ये लिवर बिल्कुल डैमेज है, लेकिन हमने क्या किया, हमने टिप्स प्रोसीजर के साथ हमने सिरोसिस को ट्रीट करने से कैसे कोशिश किया, हमने हेपेटिक वेन में जाके पोर्टल वेन तक हमने कनेक्शन बढ़ाया, और हमने इन दोनों की ओपनिंग को खुलवा दिया, यानी हमने ब्लड सप्लाई को सही कर दिया। लेकिन हमने लिवर को तो ठीक नहीं ना किया, लिवर के अंदर जो फाइब्रोसिस है वो तो हो रही है ना। अगर हम बात करें लिवर के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है तो लिवर ने NH3 को कैसे यूरिया में कन्वर्ट करवाएगा, इस वजह से फिर लिवर जो होता है वो NH3 की प्रोडक्शन कम करेगा। हम कहते हैं हम जब सिरोसिस हुआ, सिरोसिस के बाद हमने टिप्स का प्रोसीजर किया, हमारे पास NH3 की जो मेटाबोलाइज होगी वो आपको कम मिलेगी। ठीक है, NH3 जो है वो बॉडी से कम जाएगा, यानी यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि लिवर जो है वो सारा का सारा सिरोसिस में है। और टिप्स ने क्या किया, टिप्स ने आपकी हमारे पास पूरी बॉडी में जितने मैकेनिज्म थे, यानी टिप्स ने क्या किया, आपकी जो वेरिसल वेन थी, पैराअम्बिलिकल वेन थी, उनको ठीक किया, स्पाइडर वेन को ठीक किया। टिप्स ने जाके आपके जो स्टमक में इसोफेजियल वेरिसिस था उसको ठीक किया। ठीक है, टिप्स ने जाके आपके पास जो हमारे पास कहीं कहीं तौर पे हमारे पास हमने कहा था जो गट की एब्नॉर्मैलिटी उसको ठीक किया, लेकिन टिप्स ने हमारे पास इस सिरोसिस को तो ठीक नहीं ना किया। फिर हम कहते हैं कि आपके पास, फिर हम फाइब्रोसिस की अलग मेडिसिन लेते हैं सिरोसिस के केस में। ठीक है,
ये बेसिकली एक लास्ट स्टेज ही होती है जिसमें आप कहते हो कि लीवर के इसके बाद कैंसर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे। अब हमने कहा कि NH3 की प्रोडक्शन मेटाबोलाइज कम हो रही है, एनकीप्स के केस में आपकी मेटाबोलाइज कम हो सकती है। ठीक है, अगर हमने कहा जो NH3 की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ये किस केस में हो रही है? ये आप लोगों ने ऐसे ही देखने कि NH3 की प्रोडक्शन ज्यादा कब होती है और इसकी मेटाबोलाइज कम हो रही है, कब हो रही है, कब हो रही है। ठीक है, ये थे हमारे पास ये प्रोसीजर, और हम इसे कहते हैं हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। अब हम जो है ना इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, देखना। होता ये है कि हम जो है ना इसके ट्रीटमेंट में, कोई बंदा आया हमारे पास हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के साथ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फिर लैक्टोलोज देते हैं। अब लैक्टोलोज करता क्या? लैक्टोलोज जाता है, ये आपके पास जो गट के बैक्टीरियाज में जाता है, और गट के बैक्टीरियाज को स्टिमुलेशन करवाता है। और गट के बैक्टीरिया को क्या कहता है कि हमारे पास देखो, हमारे पास जो फैट होती है, ठीक है, फैट को और NH3 को मिला देता है। क्या करता है, दोबारा सुनना। लैक्टोलोज जाके ये जो गट के बैक्टीरियाज थे, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जाके इसको स्टिमुलेट करता है, जो गट के बैक्टीरिया से करते हैं, ये हमारे पास फैट और NH3 को आपस में मिला के ये कन्वर्ट करवा देता है हमारे पास NH4 के अंदर। जब आपके पास NH4 आपके पास बन जाती है, तो NH4 जो होती है ये ब्लड में नहीं जाती, और जब ब्लड में नहीं जाएगी तो ये आपके पास CNS में भी नहीं जाएगी, ये आपके पास बाकी ऑर्गन्स में भी नहीं जाएगी, और हमारे पास हेपेटिक एंसेफेलोपैथी ट्रीट हो सकती है। ठीक हो गया। हमने कहा लैक्टोलोज ने क्या किया, आपके गट के बैक्टीरिया को स्टिमुलेट किया, और गट के बैक्टीरिया ने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, इसने NH3 को फैट के साथ मिलाया, क्योंकि जारी बात है एक बंदा सिरोसिस के साथ आ रहा है या हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के साथ आ रहा है, जो उसकी फैट थी, उसने क्या किया, उसने फैट के साथ NH3 को मिलाया और NH4 बना दिया। फिर NH4 ने ब्लड में नहीं गई, उसने जाके आपका मैकेनिज्म सोल्व नहीं, मतलब जो था इस हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को ट्रीट करवा दिया। पहली चीज आपकी ये। अब उसके बाद हमारे पास आती है रिफैक्सिमीन मेडिसिन। अब ये रिफैक्सिमीन क्या करती है, रिफैक्सिमीन क्या करती है, ये आपके जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको इनहिबिट कर देती है। अब गट के बैक्टीरियाज को कैसे इनहिबिट करती है, इस क्यों करती है, इसीलिए करती है, गट के बैक्टीरियाज NH3 की प्रोडक्शन ही नहीं करवाएंगे। समझ आई बात की? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक पेशेंट है, ठीक है, उसको जो है ना वो NH3 की प्रोडक्शन हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम रिफैक्सिमीन देंगे जो कि गट के बैक्टीरियाज में जाएगा, गट के बैक्टीरियाज को इनहिबिट कर देगा, और गट के बैक्टीरियाज फिर आगे NH3 की प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, और काफी हद तक हेपेटिक एंसेफेलोपैथी ट्रीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर पहले ही NH3 हमें बहुत मिल रही है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस पेशेंट को लैक्टोलोज देंगे। लैक्टोलोज हमारे पास फैट और NH3 को मिला के NH4 में कन्वर्ट करवा देगा, और NH4 जो का वो ब्लड में नहीं जाएगा, और आपको काफी हद तक ये ट्रीट हो जाएगा। हम ट्रीटमेंट में ये दोनों चीजें इस्तेमाल करते होते हैं, हम दोनों चीजें इकट्ठी देते होते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास बातें, इसमें हमने ये याद रखनी है। अब हमारे पास कुछ और डिसीज आते हैं जिसमें हम कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, उसके बाद हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है। अच्छा, बेसिकली मैंने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज पहले बताया था। मैंने कहा कि हमारे पास देखो एक पेशेंट है, वो है नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक में मैंने आपको बताया हो सकता है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमने कहा था टाइप डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 के साथ एसोसिएट करता है। साथ हमने कहा ये हो सकता है वो बंदा ओबीस हो। ठीक है, इस बंदे में आपको क्या हो, आपके जो है ना वो फाइब्रस डिपॉजिट हो। ठीक है, फाइब्रस डिपॉजिट होने के पहले फैटी चेंज हो, पहले हमारे पास क्या हो, फैटी चेंज हो, फैटी चेंज की वजह से उसको इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन के बाद आपको फाइब्रोसिस हो जाए। ये सारी जितनी भी कंडीशन थी, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की थी। ठीक है, इसकी वजह से आपको ये आ सकता है, लेकिन इसमें बातें क्या याद रखनी है, आपको कैसे डायग्नोस करोगे, याद रखना। आपको अगर कोई नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है उसको, यानी फैटी लिवर है उसको, नॉन अल्कोहलिक है, तो हम कहेंगे आपको इधर हाइपर इकोइक मिलेगा। हाइपर इकोइक कहां मिलेगा, हाइपर इकोइक मैस ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी। पहली मेन चीज थी, आपने याद रखना कि इधर आपको जो है ना वो हाइपर इकोइक मैस मिलेगा। अच्छा, सेकंड चीज याद रखना है कि आपको जो है ना वो हेपेटिक स्टियाटोसिस मिलेगी किधर, बायोप्सी में। ये आप लोगों ने दो बातें लिखनी है। अगर आपके पास कोई बंदा आता है, देखो ना जारी बात है, एक पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का, उसको लिवर का मसला है, तो हम कह सकते हैं, पहले पूछेंगे आप अल्कोहलिक हो कि नॉन अल्कोहलिक हो, वो कहेगा नॉन अल्कोहलिक है, तो हम बताएंगे, हम वो पूछेगा हमारे से कि बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे हेपेटिक स्टियाटोसिस मिल सकता है। वो कहेगा हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या मिलेगा, हम कहेंगे हाइपर इकोइक मैस आपको ऑन इमेजिंग या अल्ट्रासोनोग्राफी आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में। उसके बाद हमारे पास आती है क्या, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की बात करें, देखो हुआ ये भी आपकी एक लिवर की डिसीज है, यानी लेकिन हुआ ये है कि यहाँ देखो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, ठीक है, उसको था हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस क्यों हुआ, हेपेटाइटिस इस वजह से हुआ कि बॉडी की जो अपनी ही एंटीबॉडीज थी, ठीक है, उसने आपके अपने ही जो हमारे पास सेल्स थे उस पर अटैक करवा दिया, यानी ऑटो एंटीबॉडीज बनी, और ऑटो एंटीबॉडीज की इस वजह से हम इसकी पैथोलॉजी में सिर्फ ये बात करते हैं कि ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज आपकी जो लिवर था उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, जिसे हमने कहा हमारे पास आ गया हेपेटाइटिस। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास जो लिवर था उसका, यानी उसका डैमेज होना स्टार्ट हो गया, किसकी वजह से, हमारे पास खुद ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से। ठीक है, आपको ये मिलेगा, लेकिन आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें याद रखना कि आपको पोर्टल या फिर पेरी पोर्टल लिम्फोसिटिक
फिल्ट्रेशन मिलेंगी। अब हम इधर लिम्फोसिटिक फिल्ट्रेशन की इस वजह से बात याद रखते हैं क्योंकि आपके पास इधर इन्फ्लेमेशन हुई है और इन्फ्लेमेशन इस वजह से हुई है ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज। जब भी इन्फ्लेमेशन, वैसे तो इन्फ्लेमेशन जहां भी मिलती है आपको न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, मैक्रोफेज मिलते हैं और लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, यानी हमें जो है ना वो आपको ग्रेनुलोमास मिलते हैं, हम ये कलेक्टिवली कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई पेशेंट है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का, तो इसके अंदर आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशंस मिलेंगी, पेरिटल में भी, पोर्टल में भी और पेरिपोर्टल में। अब कोई क्वेश्चन हो तो किसी का तो पूछ ले। ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट बात। और हमने बात की कि फाइब्रोसिस क्यों हो सकती है, ड्यू टू ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा एक्सेस, साइटोकाइन्स रिलीज हो जाते हैं।